एक 3 साल की बच्ची अपने पिता के पास सोई हुई है और रात की आधी रात वो उठकर रोने लगती है, पापा मुझे बचाओ, ये बहुत बुरे लोग हैं, ये मुझे मार डालेंगे, पापा मुझे बचाओ। इस चीज को देखकर वो उसका पापा बहुत डर जाता है और सोचने लगता है कि इतनी छोटी बच्ची, हमने तो कभी इसे अकेले भी नहीं छोड़ा और ये ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि वो 3 साल की थी। वो रेप जैसे शब्द का मतलब भी नहीं समझती थी। उस समय वो इस आवाज को, इस बात को कह रही थी। उसका पापा बहुत शर्मसार होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, इसे कुछ हुआ तो नहीं, किसी ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वहां पर भी साफ बता दिया जाता है ऐसा इस बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है। अब वो माता पिता इतने परेशान होते हैं कि आखिरकार हुआ तो क्या हुआ। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए आखिर कैसे इस लड़की के साथ ये घटना घटी, क्यों एक बच्ची जो इन शब्दों का मतलब भी नहीं जानती बार बार ऐसे शब्दों को कहा करती थी, माता पिता भी शर्मिंदा हो जाते, ऐसी ऐसी बातें वो उनको बताया करती। इन सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने जो मैं कहानी लेकर आई हूँ ये हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक बड़ा ही बिजनेसमैन होता है जिसके बारे में एक कहानी है। और ये जो परिवार है ये एक छोटे से गांव में होता है। छोटे से गांव में एक महिला जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते। अब वो महिला भोले बाबा की पूजा किया करती थी और बस उन्हीं से, अपने आराध्य से कहा करती थी कि भगवान मेरी गोद भर दो। उसकी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उसकी भगवान से कभी भी अपनी निष्ठा और भावना नहीं हटी थी। वो सुबह रोज भोलेनाथ के मंदिर में जाया करती और उन पर दूध का, जल का लोटा चढ़ाया करती और अपने घर अपनी मन्नत मांगकर आ जाया करती। यही सिलसिला लगभग 1.25 साल तक चलता है और अब एक दिन वो महिला गर्भवती हो जाती है। उस महिला को एहसास होता है, तब उसी डॉक्टर के पास जाती है जिस डॉक्टर ने कहा था दुनिया की कोई भी चमत्कार तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता। जब उस डॉक्टर के पास जाती है और उसी डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट चेकअप कराती है तो चेकअप में वो गर्भवती मिलती है। तभी वो डॉक्टर कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है वाकई में भगवान कोई चीज होती है, भगवान का ही आशीर्वाद समझो जो तुम अब माँ बनने वाली हो। इस बात पर वो महिला कहती है कि तुम्हें विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था और उन्होंने मेरी गोद भर दी है। अब इसका खुशी मनाते हुए वो पति पत्नी दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद सभी को पता लग जाता है कि ये जो पत्नी है वो गर्भवती है। अब इस आंगन में भी एक बच्चे की किलकारी गूंजेगी। धीरे धीरे 9 महीने निकल जाते हैं और 9 महीने बाद अब उस घर में एक बेटी का जन्म होता है। जब उस बेटी का जन्म होता है तो परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, सारे गांव में मिठाई बंटवाते हैं। बेटी ही सही, लेकिन उनके घर में एक फूल तो खिला। अब इसी से बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी बेटी को बड़े लगन से पालने लगते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है और जब धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो रही थी तो वो बच्ची बचपन से ही सोते सोते बहुत जोर से डर जाया करती थी, रोने लगती थी। और जैसे ही वो जोर से रोया करती तो उसकी माँ उसे देखकर उसे चुप किया करती, उसे घुमाया करती और तब जाकर वो बंद हुआ करती। और उसके बाद उसकी माँ जैसे ही दिन होता है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती। कई बार उसे वो डॉक्टर के पास लेकर गई जब तक वो 1-1.25 साल की होती है, लेकिन डॉक्टर्स कह देते हैं इसे कोई बीमारी ही नहीं है जिसकी हम इसे दवा दें, ये बिल्कुल ठीक है, हष्ट पुष्ट है, तो हम इसे किस चीज़ की दवा दें। अब माँ उसे वापस ले आती है, अपनी बेटी का ख्याल रखती है, लेकिन अब उसे पता चल चुका था जब भी मेरी बेटी गहरी नींद में सोती है तभी वो डरने लगती है। ऐसा लगता है कि वो सबसे छुपती है। खासकर जब जेंट्स लोग उसके पास आया करते तो अपनी माँ के पीछे छुप जाया करती। अपने पिता से भी काफ़ी डरा करती, लेकिन पिता उसके साथ फ्रेंडली हो चुके थे, अब उस पर विश्वास करने लगी थी। जैसे ही वो 1-1.25 साल की होती है तो वो कुछ ऐसे शब्द बोलती है कि जिन्हें सुनकर माँ भी शर्मा जाती थी। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, वो बहुत बुरा है। वो बार बार एक नाम लिया करती जिसका नाम था विक्रम। वो बार बार कहा करती, माँ विक्रम बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। माँ इस बात को दबा दिया करती, सोचती कि अगर कोई सोचे सुनेगा तो क्या कहेगा। लेकिन जैसे ही अब वो 1.25 साल की होती है तो वो अपने पिता के पास सोई हुई थी और रात के समय वो चीख चीख कर कहने लगती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, मुझे इस तरीके से यहाँ पर दबाया गया है। बेटी रात को चीख चीख कर ये बातें कहती है तो अब उसका पिता सुबह फिर से अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है।
हॉस्पिटल में उसके पूरे चेकअप कराए जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी परेशानी नहीं थी। जब पिता को ये सारी बातें पता चलते हैं, वो उसे वापस घर ले आते हैं और धीरे धीरे वक्त निकलता है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो रही थी और अब वो नॉर्मल नहीं रहती है। वो हर वक्त डरती, लोगों से छुपती फिरती है। अब ये दुख उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने पति से शाम को कहती है कि सुनिए जी, मेरी बेटी बहुत डरती है, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, इससे बात करते हैं। अब तक वो बेटी 3 साल की हो चुकी थी। अब माता पिता वो निर्णय लेते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा क्या हुआ था, हमें तो बताओ। तब वो बताती है कि पापा, जब मैं पिछले जन्म में थी तब मेरे साथ मेरे बॉस ने बहुत गलत किया था। वो पूछते हैं पिछला जन्म, तुम्हारा जन्म का तुम्हें याद है? तो वो बताती है मुझे सब कुछ याद है। पिछले जन्म में मेरा नाम प्रियंका था, इस जन्म में उसका नाम संध्या रखा गया था। वो कहती है पिछले जन्म में मेरा नाम प्रियंका था, मेरी उम्र 25 साल थी, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करती थी, लगभग 90,000 मेरी सैलरी थी और जो मेरे बॉस थे विक्रम, वो मुझ पर हमेशा गलत नज़र रखा करते थे। कई बार मैं उनकी नज़रों से बचने के लिए बहुत जल्दी ऑफिस से चली जाया करती। कई बार वो मुझे देखने के लिए कई बार लेट लेट तक काम करवाया करते और एक दिन वो मुझसे कहते हैं कि अगर तुम घर नहीं चली तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और कई सारी मेरे साथ मजबूरियां थी जिनकी वजह से मैं उनकी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। इसी बात को सोचकर मैं उनके साथ चली जाती हूँ और घर ले जाकर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी चाहते हैं, लेकिन मैं इसका विरोध करती हूँ और दोनों की लड़ाई में वो मुझे मार देता है। मारने के बाद मेरे साथ बहुत गलत करता है और उसके बाद उसी घर के अंदर मुझे वो धरती के अंदर दबा देता है। आज भी मेरा कंकाल वहाँ पर मिलेगा आपको अगर आप चलते हैं तो। जब ये बात माता पिता सुनते हैं और अपनी बेटी का दर्द समझते हैं तो वो हैदराबाद पहुँच जाते हैं अपनी बेटी को लेकर। सबसे पहले वो हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ जाकर इस केस की फाइल को खुलवाते हैं और जैसे ही इस केस की फाइल को खुलवाने के लिए वो छोटी बच्ची कहती है तो वो दरोगा साहब हंसते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या जानती हो इन सब चीज़ों के बारे में। जब वो लड़की वो सारी बातें बताती है तो वो जो दरोगा साहब हैं वो भी सुनकर हैरान हो जाते हैं। जब उस लड़की का फोटो देखा जाता है जो उस केस फाइल में लगा हुआ था, उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी, आज तक भी वो लड़की नहीं मिली थी। प्रियंका का चेहरा और जो वो लड़की संध्या थी उसका चेहरा एक था, वही चेहरा लेकर वो पैदा हुई थी। और अब जब चेहरा मिल जाता है, इधर विक्रम को बुलाया जाता है तो विक्रम देखते ही कहता है प्रियंका तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस बात को सुनकर अब पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि जो ये बच्ची बोल रही है वो बिल्कुल सही है। अभी वो बच्ची बहुत छोटी थी लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी और वो भी उसे पहचान लेता है। अब उसकी बताई हुई जगह पर पुलिस जाती है, खुदाई करवाती है और खुदाई करवाने के बाद देखते हैं तो वहाँ पर वाकई में एक कंकाल निकलता है। अभी तक जो प्रियंका के पिता थे वो जीवित थे, उनसे उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है और वाकई में वो जो कंकाल था वो प्रियंका का था। इस बात को सुनकर सब हैरान थे क्योंकि जो कानून है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता है, लेकिन एक लड़की दूसरा जन्म लेकर अपने आप को इंसाफ दिलाती है। और अब जो विक्रम था उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और जो संध्या है इस जन्म की उसे इंसाफ मिल गया था। पिछले जन्म की जो प्रिया थी यानी कि संध्या उर्फ प्रिया, उसको इंसाफ मिल जाता है और अब वो अपने पिछले जन्म के पिता से मिलकर अपने इस जन्म के माता पिता के साथ उन्हीं के गांव आ जाती है। और अब वो किसी से भी नहीं डरा करती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, बहुत अच्छे से रह रही है। ये केस जब अखबारों में आया, लोगों की नज़रों में आया तो लोग विश्वास करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उस लड़की से जाकर लोग मिले तो वाकई में सबने विश्वास किया। ऐसा भी हो जाया करता है, कभी कभी ऐसा होता है, लोगों को लगता है किसी ने नहीं देखा, ये जुर्म हमारा छुप जाएगा, लेकिन जिस जुर्म को कोई भी नहीं देखता है उसे ऊपर वाला जरूर देखता है और उसका इंसाफ होकर रहता है। जैसा कि प्रियंका के केस में हुआ। प्रियंका के केस में विक्रम ने चुपचाप रात के अंधेरे में उसे घर में दफन कर दिया और उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन जब उसे किसी ने नहीं देखा तो प्रियंका ने ही दूसरा जन्म लिया, संध्या बनकर आती है और अपने जो गुनहगार था उसे सजा दिलवाती है। ऐसा इस केस में हमारे सामने आया है और ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा वाकई में भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर कोई भी हम जुर्म करते हैं तो हमें अब इंतज़ार करना होता है कब उसका पर्दाफाश होगा। हम कभी भी कोई भी जुर्म कर देते हैं वो ज़रूर लोगों के सामने आता है।
इसीलिए हमें कभी भी कोई भी जुर्म नहीं करना चाहिए। अगर कोई बाय मिस्टेक आपसे हो जाता है तो उसका भी पश्चाताप करना चाहिए और हमेशा अपने आप से और लोगों से सच बोलना चाहिए। सच के सहारे अगर जीवन हम जीते हैं तो हम बहुत अच्छे से जी पाते हैं, खुलकर जी पाते हैं। और अगर हम थोड़ा बहुत कहीं झूठ बोलते हैं तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए हमें लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं और हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। लोगों का विश्वास हम पे जम नहीं पाता है। इसीलिए सच्चाई के साथ जियो, बिंदास जियो, हंसी खुशी जियो। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।